हेलो मेरे योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। लड़ रहे हैं ना अपने फ्यूचर के लिए। लड़ते रहिए और ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाना है। एक जिद पालो, जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं होता है, समझे। और कल जो हुआ सो हुआ, अपना आज का दिन खराब मत कीजिए। अगर डर लग रहा है तो जीतने की इच्छा ही मत रखिए, समझे। तो चलिए फिलहाल हम लोग लेट्स टॉक टू अबाउट आवर सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड वी विल डिस्कस अबाउट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। देखिए, अगर हम भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो आप जानते हैं कि जब पृथ्वी हमारी बनी तो पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भूखंड हुआ करता था। वो तो आज आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 महासागर हैं। लेकिन जब हमारी पृथ्वी बनी तब पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भूखंड हुआ करता था, जिसको हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे, और एक ही महासागर था जिसको हम लोग पैंथालासा बोलते थे, है ना। लेकिन अगर हम भारतीय भूगर्भिक संरचना की बात करें तो भारतीय भूगर्भिक संरचना का जो विकास है वो कहीं ना कहीं पैंजिया के विभाजन से ही शुरू होता है। कि जब पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ तब जाके भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। और ये पैंजिया का जो विभाजन है ये 2 भागों में हुआ। अगर हम एक भाग की बात करें जो कि उत्तर में है तो उसको हम लोग बोलते थे अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, और दक्षिण के भाग को तब बोला जाता था गोंडवाना लैंड, समझे। तो कहीं ना कहीं अगर हम भारत की भूगर्भिक संरचना के विकास के बारे में हम समझें तो भारत जो है ये कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड का भाग था। क्योंकि जो गोंडवाना लैंड है इसका एक भाग है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा, और इसके एक भाग के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ, समझे। और धीरे धीरे करके भारतीय भूगर्भिक संरचना को जो है कई सारे वर्गों में इसको विभाजित किया गया। अगर हम आज भारतीय भूगर्भिक संरचना के विभिन्न वर्गों की अगर हम बात करें तो उसमें प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन और साथ ही साथ टर्शियरी युगीन विभिन्न भूस्थलाकृतियों का विकास हुआ है। तो आज हम लोग इन्हीं भूस्थलाकृतियों के बारे में समझेंगे, इन्हीं संरचनाओं के बारे में समझेंगे। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भूसन्नति के बीच में उस समय टेथिस सागर हुआ करता था। और अगर हम हिमालय के निर्माण की बात करें तो कहीं ना कहीं टेथिस सागर से ही जुड़ा हुआ है ना। फिलहाल मैं हिमालय के निर्माण पर भी नहीं आऊँगा, वो आपको मैं अगले लेक्चर में ये सब सारी चीज़ें बताऊँगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, किन किन साइंटिस्टों ने, भूवैज्ञानिकों ने क्या क्या बातें कहीं, तो वो तो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल आज हम लोग सिर्फ भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में समझेंगे, है ना। अगर हम भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो वो अपने आप में एक विशिष्ट है। और भारत की भूगर्भिक संरचना जो है ये प्राचीनतम आर्कियन संरचना से लेकर जो कि जीवाश्म रहित और कायांतरित चट्टानों से लेकर ये अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना है ना। और जो आपका बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत जो है वो किस स्थलखंड का भाग है। क्या बता सकते हैं कि जो भारत है वो किस स्थलखंड का भाग है। तो जो भारत है वो कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड का ही भाग है ना। तो चलिए पहले मैं बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी पर जब हमारी पृथ्वी बनी तो सिर्फ पृथ्वी पर पहले एक ही भूखंड हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे पैंजिया। पैंजिया ये एक ही भूखंड है जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे, और एक ही महासागर हुआ करता था जिसको हम बोलते थे पैंथालासा, है ना। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे हमारा पैंजिया में विभाजन होना शुरू हो गया, और पैंजिया का विभाजन जो है वो 2 भागों में हो गया।
इधर मैं बना दूं, पैंजिया का जो विभाजन है ये 2 भागों में हो गया, है ना। तो जो उत्तर का भाग है इसको इस उत्तर के भाग को हम लोग लॉरेंसिया या इसको अंगारा लैंड बोलते हैं, अंगारा लैंड। और जो ये दक्षिण का भाग है इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, है ना। तो कहीं ना कहीं जो भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास है वो पैंजिया के विभाजन से ही हुआ, और पैंजिया का विभाजन जो है 2 भागों में हुआ, एक उत्तर के भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाने लगा। फिर हुआ क्या कि गोंडवाना लैंड में भी विभाजन चालू हो गया, गोंडवाना लैंड भी विभाजित हो गया, और गोंडवाना लैंड का जो एक भाग जो उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, तो उसके उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण ही जो है हमारी भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। तो अब हम बात करेंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो विभाजन है वो किन किन स्थल खंडों में हो गया। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अंगारा लैंड का विभाजन किन किन स्थल खंडों में हुआ और गोंडवाना लैंड का विभाजन किन किन स्थल खंडों में हुआ। तो ये भी हम जान लेते हैं। अगर आपके सामने मैप है तो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, है ना। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो आपका था अंगारा लैंड, तो अंगारा लैंड जो है कई स्थल खंडों में विभाजित हो गया। तो अगर हम स्थल खंडों की बात करें तो आप वर्ल्ड मैप देखिए, आपको वर्ल्ड मैप में उत्तर में कौन कौन से जो है महाद्वीप दिख रहे हैं, कौन कौन से स्थल खंड दिख रहे हैं। तो अगर उत्तर में देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, है ना। अगर आपके सामने वर्ल्ड मैप रखा हुआ है तो जरूर देखिए कि अंगारा लैंड में कौन कौन से स्थल खंड है, और अंगारा लैंड में वही स्थल खंड हैं जो उत्तर की तरफ हैं, है ना। तो उत्तर में आपको दिख रहा होगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की अगर आप पूरब में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड व्हाइट कलर का है, देख लीजिए मैप में ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के और पूर्व में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यूरोप, और यूरोप के पूर्व में आप सबको पता है एशिया। और भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का भाग है, इतना तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस होगा ही आपके अंदर, है ना। तो अंगारा लैंड में 4 स्थल खंड जो है शामिल हैं, उत्तरी अमेरिका, फिर ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। अब हम बात करते हैं, और अंगारा लैंड का एक और नाम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, लॉरेंसिया। इसको हम लॉरेंसिया भी बोलते हैं, है ना, अंगारा लैंड को। फिर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो अगर मैं गोंडवाना लैंड की बात करूं तो गोंडवाना लैंड में सबसे पहली चीज आप देखिए, आप दक्षिण में आ जाइए, और दक्षिण में आपको दिख रहा होगा दक्षिणी अमेरिका। मैप में देखिए तो आपको दक्षिणी अमेरिका, फिर आपको दिख रहा होगा अफ्रीका, और अफ्रीका के पूर्व में आपको दिख रहा होगा मेडागास्कर, एक छोटा सा अफ्रीका का ही भाग हुआ करता था जो कि अब अलग हो चुका है, तो मेडागास्कर। और मेडागास्कर के पूर्व में आपको प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा है, भारत, प्रायद्वीपीय भारत। भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया जी आपकी। तो गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से स्थल खंड शामिल हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और आपका ऑस्ट्रेलिया,
तो चलिए, ये तो अभी आपने सिर्फ देखा कि जो भारत है वो किस स्थलखंड का भाग है, और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है कि जो भारत है वो बेसिकली किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड, अगर ऑप्शन में गोंडवाना लैंड ना दिया हो तब आप क्या बोलेंगे कि भारत किसका भाग है? तो भारत जो है कहीं ना कहीं वो पैंजिया स्थलखंड का भाग है, क्योंकि पैंजिया में ही विभाजन हुआ, और पैंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा बनाया जा रहा है। तो फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। हमको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, मेरे को मतलब सिर्फ एग्जाम क्रैक कराने से है ना। तो आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना ही लीजिए कि क्वेश्चन घुमा के दे या कैसे भी दे आप कर सके, है ना। तो चलिए फिलहाल और आप लोग नोट भी करते रहिए साथ में। अब हम बात करते हैं अब हम बात करने जा रहे हैं उन संरचनाओं के बारे में। देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर अलग अलग समय में 6 तरह की चट्टानों का विकास हुआ। 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी पहले आग का गोला थी, है ना। और जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई तो पृथ्वी पर 6 तरह की चट्टानों का विकास हुआ, है ना। और पृथ्वी के ठंडी होने के बाद जो 6 तरह की चट्टानें बनी, इन पर ही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली, पृथ्वी के ठंडी होने के बाद सबसे पहली संरचना कौन सी बनी, बताइए। तो पृथ्वी के ठंडी होने के बाद सबसे पहले आप सीरियल से लिख लीजिए कि हमको किन किन संरचनाओं के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्कियन क्रम की संरचना, फिर पढ़ेंगे हम लोग धारवाड़, संरचना, फिर हम पढ़ेंगे कुड़प्पा, और फिर पढ़ेंगे हम लोग विंध्यन, और फिर पढ़ेंगे हम लोग आपका गोंडवाना, और लास्ट में दक्कन ट्रैप। तो आज हम लोग इन सब टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में, कि सबसे पहले किस संरचना का विकास हुआ। तो आर्किन क्रम की संरचना, धारवाड़ क्रम की संरचना, कुड़प्पा क्रम की संरचना, विंध्यन क्रम की संरचना, गोंडवाना क्रम की, और दक्कन ट्रैप। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्किन क्रम की संरचना की, आर्किन क्रम की संरचना, देखिए, पृथ्वी के ठंडी होने के बाद सबसे पहले जिस संरचना का विकास हुआ वो है आपकी आर्कियन क्रम की संरचना। और ये संरचना सबसे प्राचीन संरचना है, क्योंकि सबसे पहले इसी संरचना का विकास हुआ। तो अगर हम आर्कियन क्रम की संरचना की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, अगर मैं बात करूं पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर जो गर्म गलित पदार्थ होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बताइए। जो पृथ्वी के अंदर चिपचिपा सा गर्म गलित पदार्थ होता है उसको आप बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जब यही मैग्मा पृथ्वी की सतह पर प्रवाहित होने लगता है तो इसको आप लोग लावा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आर्कियन क्रम की संरचना है वो पृथ्वी के अंदर गर्म गलित जो पदार्थ है मैग्मा या लावा, इसके जमने से हुआ है। इसके ठंडे होने से जिस संरचना का विकास हुआ है उसे हम लोग आर्कियन क्रम की संरचना बोलते हैं। और जो ये आर्कियन क्रम की संरचना है कहीं ना कहीं ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित संरचना है। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए और नोट करते रहिए, है ना। हर एक लाइन को आप जो है छोड़िएगा मत। सारी लाइन जो भी मैं बोल रहा हूं वो अपने में इंपॉर्टेंट ही है ना। तो जो आर्कियन क्रम की संरचना है वो कहीं ना कहीं ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित संरचना है। और ये जो ग्रेनाइट संरचना है ये कहीं ना कहीं एक कठोर संरचना है, एक चट्टानी संरचना है।
है ना। और चट्टानी संरचना होने के कारण जो है ये प्रायद्वीपीय पठार के भागों में ये निचली परतों में जाके चली गई है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये ऊपरी परतों पर भी पाए जाते हैं। अगर हम उन ऊपरी परतों की बात करें तो जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती हैं ऊपरी परतों में। अगर साथ ही साथ अगर हम बात करें बुंदेलखंड का पठार, वहां पर भी ये पाई जाती हैं, और अरावली का पठार, अरावली क्षेत्र, तो यहां पर ये संरचनाएं जो हैं ये ऊपरी परतों में पाई जाती हैं, है ना। और अगर हम और बात करें इसके साथ ही तो हिमालयी क्षेत्र में भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, है ना, आर्किनग्रम की चट्टानें। और आर्किनग्रम की चट्टानों की बात करें तो इनमें धात्विक और अधात्विक खनिज भंडार जो है काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये धात्विक और अधात्विक खनिज भंडार की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग इनका दोहन नहीं कर सकते हैं। दोहन करना जटिल क्यों है बताइए। जैसा कि अभी मैंने बोला कि आर्किनग्रम की जो चट्टानें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही कठोर हैं और बहुत ही जटिल हैं, जिससे कि वो पृथ्वी की काफ़ी गहराई तक चली गई हैं। और पृथ्वी की गहराई तक चले जाने के कारण इनका हम लोग आसानी से दोहन नहीं कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन करना बहुत ही कठिन हो जाता है ना। अब अगर हम बात करें कि आर्किनग्रम की चट्टानें पाई कहां जाती हैं, तो आर्किनग्रम की चट्टानें जो हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और साथ ही साथ ये कई अरावली क्षेत्रों में भी ये पाई जाती हैं, है ना। और अगर हम और आर्किनग्रम की चट्टानों के बारे में जानें तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो आपका अरावली पर्वत है ना, तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो अरावली पर्वत का निर्माण है वो कहीं ना कहीं मोड़दार चट्टानों के रूप में हुआ था। और ये क्वेश्चन भी आया है, आपसे पूछा गया है अरावली जो पर्वत है वो किस टाइप का पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है ना। तो ये भी आप लोग समझते रहिए कि जो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ है। और जो अरावली पर्वत है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत माना जाता है ना, विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत। तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हैं ये अरावली क्रम की संरचना के बारे में है ना, कि अरावली क्रम की संरचना का विकास कैसे हुआ, अरावली संरचना में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज या अधात्विक दोनों ही टाइप के खनिज पाए जाते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो अरावली क्रम की संरचना है ये आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण यहां पर जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। मतलब यहां पर कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये लाइन तो आपको हाईलाइट रखनी है, क्योंकि आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भूगर्भिक संरचनाओं में ऐसी कौन सी भूगर्भिक संरचना है कि जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो संरचना है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, है ना, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, है ना। ये आपको लाइन हाईलाइट रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली संरचना के बारे में। तो दूसरी संरचना जो है वो है आपकी धारवाड़ क्रम की संरचना। क्रम की संरचना, धारवाड़ क्रम की संरचना। तो अगर हम धारवाड़ क्रम संरचना की बात करें तो सबसे पहले धारवाड़ क्रम की संरचना का जो ये धारवाड़ नाम है तो ये कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से लिया गया है। एक कर्नाटक का क्षेत्र है धारवाड़ और उसी के नाम पर इस संरचना का नाम पड़ा धारवाड़ क्रम की संरचना।
और धारवाड़ क्रम की संरचना का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, साथ ही साथ उसके अपर्दन से प्राप्त जो अवसाद है उसके निक्षेपण से किया गया है, निक्षेपण से हुआ है ना। ये भी आपको याद रखना है कि जो धारवाड़ क्रम की संरचना है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इसके अपर्दन से भी, मतलब अपर्दन का मतलब होता है इसके काट छाट, छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम अवसाद बोलते हैं। और इसी अवसादों का किसी जगह पर निक्षेपण हो गया, मतलब जमा हो गया, और इसी के जमाव से जो संरचना का निर्माण हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं धारवाड़ क्रम की संरचना। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैमरा ऑफ हो गया था, तो चलिए कोई नहीं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे धारवाड़ क्रम की संरचना के बारे में। तो जो धारवाड़ क्रम की संरचना है इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इससे पहले हमने आर्कियन क्रम की संरचना के बारे में पढ़ा, तो उसमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जा रहा था, और साथ ही साथ धारवाड़ क्रम की संरचना में भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। अगर हम बात करें कि जो धारवाड़ क्रम की संरचना है इसका सर्वाधिक विकास कहां हुआ है, तो कर्नाटक का एक क्षेत्र है धारवाड़। तो धारवाड़ क्रम की संरचना का जो विकास है वो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है ना, सर्वाधिक विकास। और साथ ही साथ कर्नाटक के 3 जिलों में धारवाड़ क्रम की संरचना का विकास हुआ है। सबसे पहले तो आपका कर्नाटक का धारवाड़ जिला, दूसरा बेलारी जिला और तीसरा शिमोगा जिला। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त बात करें कि धारवाड़ के अतिरिक्त जो है इस संरचना का विकास कहां हुआ है, तो अगर हम बात करें तो आपका छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में पड़ता है, अरावली पर्वत श्रेणी, और साथ ही साथ मेघालय के शिलांग रेंज में धारवाड़ क्रम की संरचना का विकास हुआ है। और अगर हम बात करें कि धारवाड़ क्रम की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिमालय क्षेत्र में भी इनका विकास हुआ है, और ये हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में भी ये जो है फैली हुई हैं, है ना। अब अगर हम बात करें कि जो धारवाड़ क्रम की संरचना है ये सबसे समृद्ध संरचना क्यों है, ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध संरचना है। अब ये आर्थिक दृष्टि से समृद्ध क्यों है, क्योंकि भारत में जितने भी प्रमुख खनिज संसाधन हैं, अगर हम भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों की बात करें तो उनमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन, तो ये जितने भी प्रमुख खनिज संसाधन हैं ये कहीं ना कहीं धारवाड़ क्रम की संरचना में ही पाए जाते हैं, समझे। और अगर हम बात करें धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों की भंडार की दृष्टि से तो ये सबसे समृद्ध और सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है ना। धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टान है, सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जितने भी धात्विक खनिज हैं इनका हम आसानी से दोहन कर सकते हैं, है ना। इससे पहले आपने आर्कियन क्रम की संरचना के बारे में पढ़ा था, तो आर्कियन क्रम की संरचना जो है ये काफ़ी निचली परतों में पाई जाती है, काफ़ी निचली परतों में चली गई हैं, जिससे कि इनका हम आसानी से दोहन नहीं कर सकते हैं, इनका दोहन करना काफ़ी जटिल हो जाता है। लेकिन अगर हम धारवाड़ संरचना की बात करें तो धारवाड़ क्रम की संरचना का आर्थिक दृष्टि से दोहन करना बड़ा आसान है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण संरचना है। और अगर हम बात करें कि भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक किस चट्टानों में पाए जाते हैं, तो वो आपका धारवाड़ क्रम की संरचना में ही पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि धात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है, तो वो आपका धारवाड़ क्रम की संरचना है ना। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो धारवाड़ क्रम की संरचना में सोना भी पाया जाता है, और सोना बेसिकली कोलार एवं हट्टी की खान से मिलता है। और ये जो कोलार एवं हट्टी की खानें हैं ये धारवाड़ क्रम की संरचना के अंतर्गत ही आती हैं, है ना। जो सोना है वो किस खानों से मिलता है ये भी आपको नोट कर लेना, इसको कोलार एवं हट्टी की खानें जो कि कर्नाटक में है। और ये कोलार एवं हट्टी की खानें जो हैं किस संरचना के अंतर्गत आती हैं, तो वो है आपका धारवाड़ क्रम की संरचना, है ना। वहीं से जो है हमको सोना मिलता है।
तो ये तो रहा धारवाड़ क्रम की संरचना के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगली संरचना जो कि है कुड़प्पा, है ना। और ये भी नोट कर लेना, इसमें ये तो खास पॉइंट रहेगा कि इसमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुड़प्पा। कुड़प्पा, तो अगर हम कुड़प्पा संरचना के विकास की बात करें तो जो कुड़प्पा संरचना का जो विकास है वो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की संरचना में अपर्दन और उससे प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। समझे ना, कि जो आपकी आर्कियन और धारवाड़ क्रम की संरचनाएं हैं उसमें अपर्दन और अपर्दन से प्राप्त जो भी अवसाद हैं उसके निक्षेपण से जिस संरचना का विकास हुआ है वह है कुड़प्पा क्रम की संरचना। और कुड़प्पा का जो नामकरण है, इसके नामकरण की हम बात कर लें तो कुड़प्पा का नामकरण जो है वो आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है कुड़प्पा, उसके नाम पर इस संरचना का नाम जो है कुड़प्पा संरचना पड़ा, है ना। और अगर हम बात करें जो ये कुड़प्पा संरचना है ये चूना पत्थर के भंडार के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कुड़प्पा संरचना चूना पत्थर के भंडार के लिए सबसे प्रसिद्ध है ना। और अगर हम देखें कुड़प्पा संरचना के बारे में तो जो कुड़प्पा संरचना है, कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक जो विकास है वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में हुआ है। ये तो आपको पता ही हो गया होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र ही है कुड़प्पा, तो कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विकास तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कुड़प्पा संरचना की तो कुड़प्पा संरचना जो है वो इस संरचना में जो है कहीं ना कहीं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है ना। और ये धारवाड़ क्रम की तुलना में जो है सबसे कम महत्वपूर्ण चट्टान है ना। धारवाड़ क्रम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चट्टान है, काफ़ी समृद्ध चट्टान है, लेकिन धारवाड़ की अपेक्षा जो कुड़प्पा है ये सबसे कम महत्वपूर्ण चट्टान है। और इस चट्टानों से अगर बात करें हम तो लोहा, निकिल और रंगीन पत्थर पाए जाते हैं इस चट्टानों में, है ना। और एक चीज़ और याद रखना कि कुड़प्पा संरचना में भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है ना। तो 3 आपकी ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। एक तो आपने सबसे पहले पढ़ा जो कि सबसे पुरानी संरचना है आर्कियन क्रम की संरचना, इसमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। साथ ही साथ धारवाड़ क्रम की संरचना और कुड़प्पा क्रम की संरचना, इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है ना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नहीं। और इसके हम अगर क्षेत्र की बात करें कि कुड़प्पा संरचना का विकास कहाँ कहाँ हुआ है तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र के अतिरिक्त जो है इसका विकास अरावली पर्वत क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र और साथ ही साथ तमिलनाडु के सेवाराय और जेवादी पहाड़ी में इसका विकास हुआ है ना। जो तमिलनाडु में पहाड़ियां हैं सेवाराय और जेवादी पहाड़ी, वहां पर भी कुड़प्पा संरचना का विकास हुआ है। तो ये तो कुड़प्पा संरचना के बारे में रही जानकारी। अब हम इसकी अगली संरचना की बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है विंध्यन क्रम की संरचना, है ना। अब हम बात करते हैं चौथी संरचना जो कि है विंध्यन क्रम की संरचना। विंध्यन क्रम की संरचना, तो भैया जो विंध्यन क्रम की संरचना है फिर वही चीज कि इसका विकास कैसे हुआ। तो विंध्यन से पहले कौन, कुड़प्पा आपने पढ़ा। तो कुड़प्पा में उसके अवसादीकरण एवं उसके निक्षेपीकरण से जिस संरचना का विकास हुआ है वो है विंध्यन क्रम की संरचना, है ना। फिर से मैं बता दूं कि विंध्यन क्रम की जो संरचना का विकास है इससे पहले जो कुड़प्पा संरचना थी उसमें उसका अवसादीकरण हुआ और उसके निक्षेपीकरण से जिस संरचना का विकास हुआ वो है आपकी विंध्यन क्रम की संरचना। और विंध्यन क्रम की संरचना जो है ये विंध्यन पर्वत के नीचे और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है ना। आप विंध्यन पर्वत जानते हैं कहाँ पर है और कमेंट करके बताइएगा कि विंध्यन पर्वत जो है किस राज्य में है। तो विंध्यन पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में विंध्यन संरचना का विकास हुआ है। और अगर हम बात करें इसके विस्तार की तो विंध्यन पर्वत का जो विस्तार है पूर्व में बिहार के सासाराम एवं रोहतास से लेकर कहां से, अगर इसके विस्तार की बात करें
तो बिहार के सासाराम एवं रोहतास, बिहार के सासाराम एवं रोहतास से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक। अगर हम ऐसे बात करें इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है, पूर्व में सासाराम एवं रोहतास से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक, चित्तौड़गढ़। और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली हुई है ना। तो आप अब बता सकते हैं कि जो विंध्यन क्रम की संरचनाएं हैं वो पूर्व में बिहार के सासाराम एवं रोहतास से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक और उत्तर में आपके आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली हुई हैं। होशंगाबाद तक फैली हुई है ना। अब अगर हम बात करें जो ये विंध्यन क्रम की संरचनाएं हैं, ये अवसादी चट्टानी संरचना है। कैसी संरचना है? अवसादी चट्टानी संरचना है, जिसमें कहीं कहीं जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं, है ना। अब ये आपको जो लाइन है ये हाईलाइट रखनी है, क्योंकि जीवाश्मों के प्रमाण किन संरचना में मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए विंध्यन क्रम की संरचना में। यहां पर जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं, है ना। जबकि इससे पहले जितनी भी संरचनाएं आपने पढ़ी वहां पर जीवाश्मों के प्रमाण नहीं मिले। विंध्यन क्रम की संरचना में जो है जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो विंध्यन क्रम की संरचना है वो चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से निर्मित संरचना है। किससे निर्मित है? चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से निर्मित संरचना है। और इसमें जो है धात्विक खनिज का जो है अभाव पाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि किस संरचना में जो है धात्विक खनिज का अभाव पाया जाता है, तो वो है आपकी विंध्यन क्रम की संरचना। धात्विक खनिज का अभाव पाया जाता है ना। और अगर हम बात करें कि जो विंध्यन क्रम की संरचना है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो विंध्यन क्रम की संरचना की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह भवन निर्माण की सामग्री के लिए सबसे प्रसिद्ध है। मतलब भवन निर्माण के पदार्थों की भंडार की दृष्टि से यह सबसे समृद्ध चट्टान है ना। अब इसमें कौन कौन से ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, तो अगर मैं बात करूं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, तो ये सभी पदार्थ जो हैं इस चट्टान से पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सांची का स्तूप है, कुछ ऐसे स्थापत्य हैं जो कि इन्हीं से बने हुए हैं। अब वो कौन कौन से स्थापत्य? सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में शायद सिकंदरा में ही अकबर का जो मकबरा है, और फतेहपुर सीकरी। तो ये जितने भी स्थापत्य हैं कहीं ना कहीं इन्हीं से ही बने हुए हैं, इन्हीं पत्थरों से बने हैं, है ना। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश से आप सभी जानते हैं कि हीरे की प्राप्ति हमको दो खानों से होती है। एक तो मध्य प्रदेश में है पन्ना की खान। ये खाने आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कौन सी खान है? पन्ना की खान, जहां से हीरे की प्राप्ति होती है। और गोलकुंडा में एक खान है, आंध्र प्रदेश में एक खान है गोलकुंडा की खान, जहां से हीरे की प्राप्ति होती है। तो जो मध्य प्रदेश की पन्ना की खान है और जो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानें हैं जहां से हीरे की प्राप्ति होती है, ये दोनों ही खानें कहीं ना कहीं विंध्यन क्रम की संरचना के अंतर्गत ही आती हैं। समझे? किस संरचना के अंतर्गत? विंध्यन क्रम की संरचना के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें साथ ही साथ विंध्यन क्रम में, तो बाकी चलिए फिलहाल सब तो हो ही चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मैंने छोड़ा हुआ है। विंध्यन क्रम की संरचना में लगभग तो मैंने सब बता ही दिया है।
तो चलिए अब हम आगे अगली संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। विंधन क्रम में इनफ है, इससे बाहर तो नहीं आएगा, इतना मैं श्योर बोल रहा हूँ, है ना। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली संरचना के बारे में, जो कि है गोंडवाना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण संरचना है और इससे यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। गोंडवाना, गोंडवाना। तो अगर हम गोंडवाना की बात करें तो जो गोंडवाना है वो पैलियोजोइक कल्प है ना। ये आप याद रखना कि गोंडवाना किस कल्प से संबंधित है, वो पैलियोजोइक। पैलियोजोइक कल्प के कार्बोनिफेरस युग है ना। जो गोंडवाना संरचना का जो विकास है वो पैलियोजोइक कल्प के कार्बोनिफेरस युग में है ना। तो जो गोंडवाना की अगर हम बात करें तो ये पैलियोजोइक कल्प के कार्बोनिफेरस युग में भारत में प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ उसे हम गोंडवाना संरचना बोलते हैं, है ना। फिर से मैं बता दूं कि जो पैलियोजोइक कल्प के कार्बोनिफेरस युग में भारत में प्रायद्वीपीय पठार की संरचना को गोंडवाना संरचना बोलते हैं। और अगर हम बात करें संरचना की तो ये संरचना का जो विकास है गोंडवाना संरचना का वो कहीं ना कहीं भू संचलन की क्रिया से हुआ है। मतलब जब भूखंड में कोई हलचल हुई और हलचल होने के दौरान एक धसाव की प्रक्रिया हुई, है ना। भू संचलन के द्वारा जो धसाव की प्रक्रिया हुई तो उससे निर्मित उससे जो जिस संरचना का निर्माण हुआ, जिस बेसिन का निर्माण हुआ, है ना, तो उसमें अवसादों के निक्षेपण से जो जीवाश्म युक्त चट्टान बनी उसी को हम लोग गोंडवाना संरचना बोलते हैं। शायद ये आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं बता दूं कि जो गोंडवाना संरचना का जो विकास है वो भू संचलन के द्वारा धसाव की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया, धसाव की प्रक्रिया के द्वारा जो संरचनात्मक बेसिन का जो निर्माण है और साथ ही साथ उसमें अवसादों के निक्षेपण से जो जीवाश्म युक्त संरचना का निर्माण हुआ उसी को जो है गोंडवाना संरचना बोलते हैं। और गोंडवाना संरचना की अगर हम बात करें तो जो गोंडवाना संरचना है या गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये प्रमुख रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, है ना। किन क्षेत्रों में, जो नदी घाटी क्षेत्र हैं। क्योंकि बेसिन का मतलब क्या होता है, बेसिन का मतलब होता है जो दो उठे हुए भाग हैं और उसके बीच में जो धंसा हुआ भाग है उसको हम बेसिन बोलते हैं, जिसमें नदी प्रवाहित होती है, कोई नदियां बहती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है या गोंडवाना क्रम की संरचना का संबंध जो है वो नदी बेसिन से है। अब कौन कौन सी नदी बेसिन है, कौन कौन सी नदी घाटियां हैं, तो उनमें हम आपको बता दें। सबसे पहले दामोदर नदी घाटी, दूसरा महानदी घाटी, तीसरा गोदावरी नदी घाटी, चौथा सोन नदी घाटी और पांचवा नर्मदा नदी घाटी। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो प्रमुख रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इस संरचना का जो संबंध है वो दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से है ना। और भारत की बात करें अगर हम तो भारत का जो 98% कोयला है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर आप नोट करिएगा और याद रखिएगा
कि भारत का जो 98% कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है ना। जो भारत का 98% कोयला है वो इसी चट्टान में ही पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में। और एक बात और याद रखना, जो गोंडवाना संरचना है, इस संरचना में बिटुमिनस प्रकार की संरचना के भंडार की दृष्टि से यह सबसे प्रमुख संरचना है, समझे। बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो आपका गोंडवाना संरचना है, यह बिटुमिनस प्रकार के कोयले के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। मतलब कि जो भारत का 98% कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का द्वितीय कोटि का कोयला है, जो कि गोंडवाना क्रम की संरचना में पाया जाता है, समझे ना। ये तो आपने समझा कि भारत का 98% जो कोयला है वो आपका गोंडवाना क्रम की संरचना में पाया जाता है। लेकिन जो भारत का 98% कोयला है वो किस प्रकार का है, तो वो है बिटुमिनस प्रकार का। ये द्वितीय कोटि का कोयला है, बिटुमिनस। द्वितीय कोटि का कोयला है ना, जिसको हम लोग बिटुमिनस बोलते हैं। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा हुआ, कि सबसे उच्च कोटि के कोयले को हम क्या बोलते हैं, तो वो है एंथ्रेसाइट कोयला, जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। अब अगर हम बात करें कि भारत के कुछ कोयला क्षेत्र की जो कि नदी घाटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनमें कौन कौन से ऐसे कोयले के क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश का एक सिंगरैनी क्षेत्र, तो ये एक कोयले का क्षेत्र है। अगर हम कोयले के क्षेत्रों की बात करें तो सिंगरैनी जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और ये किस नदी पर है, किस नदी पर है, तो वो है आपका गोदावरी नदी के तट पर, है ना, कोयला क्षेत्र। तो सबसे पहला क्षेत्र है कोयले का सिंगरैनी, जहां से कोयले की प्राप्ति होती है, गोदावरी नदी के पास। फिर अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कोयला क्षेत्र, तो वो है आपका उड़ीसा का तलचर, तलचर कोयला क्षेत्र, जो कि पड़ता है आपके उड़ीसा में। ये कुछ कोयला क्षेत्र हैं, कोयला क्षेत्र, है ना। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का सिंगरैनी जो कि गोदावरी नदी के पास है। फिर बात करें हम तलचर उड़ीसा में, ये आपका है महानदी पर। और अगर हम बात करें तीसरा, झरिया जो कि पड़ता है आपका झारखंड में, और ये आपके दामोदर नदी के पास है ना। तो ये कुछ कोयला क्षेत्र हैं जहां से कोयले की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं, और एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर भी कहीं ना कहीं जीवाश्म युक्त चट्टानें पाई जाती हैं, इसमें भी जीवाश्मों के प्रमाण हैं, है ना। तो ये रहा आपका गोंडवाना क्रम की संरचना के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं अगली संरचना जो कि है दक्कन ट्रैप, है ना। और आप ये याद रखना कि गोंडवाना जो है ये पैलियोजोइक कल्प के कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ था, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करिएगा, ये नहीं कि हाँ सिर्फ पढ़ लिए और इसको फिर दिमाग से निकाल दिया। दिमाग में तब तक रखना है जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर देते। चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, चलिए दक्कन ट्रैप की अगर हम बात करें तो जो दक्कन ट्रैप है ये आपके मीसोजोइक कल्प के, मीसोजोइक कल्प के किस युग में, तो मीसोजोइक कल्प के जो है ये क्रिस्टेशियस युग में, क्रिस्टेशियस ये
चलिए मैं श्योर हूं फिलहाल। तो मीसोजोइक कल्प के क्रिस्टेशियस युग में, तो मीसोजोइक कल्प के क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन की क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? दरारी उद्भेदन। अब ये दरारी उद्भेदन क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय भूखंड है, हमारा जो भारतीय भूखंड है, प्रायद्वीपीय भारतीय भूखंड, ये कहीं ना कहीं पहले गोंडवाना का भाग हुआ करता था, मतलब अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये पहले अफ्रीका का भाग था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब ये अफ्रीका से टूटा और उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा, जब ये अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था, तो उसमें दरारी उद्भेदन की क्रिया हुई। और दरारी उद्भेदन की क्रिया के द्वारा जो है, जो भी अंदर का लावा था वो जो है सतह पर फैलने लगा। दरारी उद्भेदन से जो निकला हुआ लावा है वो सतह पर फैलने लगा। और जब यही लावा धीरे धीरे जब ठंडा हुआ तो जिस संरचना का निर्माण हुआ उसी को हम लोग दक्कन ट्रैप बोलते हैं। जिस पठार का निर्माण हुआ उसको हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं। समझे ना, कि जो लावा के जमने से जिस पठार का निर्माण हुआ उसको हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं। और जो दक्कन ट्रैप है इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है ये महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। और महाराष्ट्र के आसपास का जो पठारी क्षेत्र है उसी को हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं, है ना। अब जो लावा का जमाव हुआ तो ये भी कई बार पूछा गया है कि लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है। तो लावा के जमने से जो है बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। और यही बेसाल्ट चट्टान जो है दक्कन ट्रैप है। समझे ना। अब अगर हम बात करें कि जो दक्कन ट्रैप है ये भारत के किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से जो दक्कन ट्रैप है वो महाराष्ट्र में है। 75 से 80% हिस्सा जो है दक्कन ट्रैप का वो महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ अगर हम और बात करें तो गुजरात और मध्य प्रदेश तक भी दक्कन ट्रैप फैला हुआ है ना। अब जब इसी दक्कन ट्रैप में अवसादीकरण और अवक्षेपण की क्रिया हुई तो इससे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक काली मिट्टी का विकास हुआ, है ना। जब ये कट छट गई, जो कट छट रही है आपकी दक्कन ट्रैप, और इसके अपर्दन और अवसादीकरण या अवक्षेपण से, निक्षेपण से जिस मृदा का विकास हुआ वो है काली मृदा। और जो काली मृदा है ये कपास के लिए काफ़ी जो है सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है ना। काली मृदा को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, है ना, ब्लैक सॉयल। तो ये काली मिट्टी को हम कई नामों से जानते हैं। तो ये तो रहा दक्कन ट्रैप के बारे में। अब हम जल्दी से बात करते हैं और ख़त्म, बस ये टॉपिक ख़त्म ही होने वाला है। प्लीज़ आप लोग जाइएगा मत, पूरी वीडियो देख के जाइए, है ना। बस ये लास्ट टॉपिक है और जल्दी से हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प, देखिए सेनोजोइक महाकल्प की बात करें तो सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में, किस युग में? टर्शियरी युग में भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराव से जो संपीड़न बल उत्पन्न हुआ और उसी संपीड़न बल से जो वलन की क्रिया हुई, उस वलन की क्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। आप लोग याद रखिएगा। अब आपको ज़्यादा नोट नहीं करना है, फिलहाल मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। और अगर आपको नोट करना है तो सारी चीज़ें आप सुन के उसको नोट कर लीजिए, एक प्रॉपर नोट्स आपका जो है तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सेनोजोइक की। तो सबसे पहले सेनोजोइक का अर्थ होता है नवीन जीवन। क्या होता है? नवीन जीवन। और सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में जो है भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव हुआ और टकराव के बाद जो है उसमें एक संपीड़न बल उत्पन्न हुआ जिससे उसमें वलन की क्रिया शुरू हुई और वलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो है, इस प्रक्रिया के तहत जो है आपके प्लायोसीन और इयोसीन काल में
टेथिस सागर में संकुचन हुआ, समझे ना, जो आपके वलन की प्रक्रिया हुई जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो इस प्रक्रिया के तहत जो है आपके प्लायोसीन और इयोसीन काल में टेथिस सागर में संकुचन हुआ, जिससे कि जो है ITSZ का निर्माण हुआ। अब ये ITSZ क्या है? ITSZ का निर्माण हुआ, और ITSZ का फुल फॉर्म है इंडस सांगपो सचर जोन, है ना, इंडस सांगपो सचर जोन। अब अगर हम बात करें ओलिगोसीन काल में, तो ओलिगोसीन काल में वलन की प्रक्रिया से वृहद हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, समझे ना। जो ओलिगोसीन काल है, तो ओलिगोसीन काल में जो है वलन की क्रिया से वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, और इस ओलिगोसीन काल के अंत में MCT संरचना का विकास हुआ। MCT, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट का निर्माण हुआ, है ना। अब अगर हम बात करें मायोसीन की, तो मायोसीन काल में जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, समझे ना। मायोसीन काल में लघु हिमालय या मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, और मायोसीन काल के अंत में मेन बाउंड्री फॉल्ट संरचना का विकास हुआ। मेन बाउंड्री फॉल्ट संरचना का विकास हुआ। इसी तरह से अगर हम प्लायोसीन की बात करें, तो प्लायोसीन काल में हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, नवीनतम जिसको हम बोलते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी, इसकी उत्पत्ति हुई, जो कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है ना। तो जो आपका प्लायोसीन काल है, तो प्लायोसीन काल में शिवालिक पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई, जो कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। साथ ही साथ इस संरचना में जो है आपका भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे की ओर जो है छेपड़ कर रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या बोलते हैं? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, है ना। और अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें, तो प्लिस्टोसीन की अगर हम बात करें, प्लिस्टोसीन, तो प्लिस्टोसीन हिमयुग के बाद जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वो हिमालय पर्वत को काट छाट के अपने साथ अवसादों को लाती हैं, और उन्हीं अवसादों को जो है वो निक्षेपित कर देती हैं। तो हिमालय के द्वारा, हिमालयी नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जिस संरचना का विकास होता है, उसे उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी भारत का मैदान, है ना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी सारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। और आप जिस उम्मीद के साथ आए हैं, जो भी आप अपना सपना लेकर आए हैं, उस सपने को साकार करने में हम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।